Hello everyone, welcome back to Alliance Studies Academy's online platform regarding the current affairs of 2021। अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं T60 का सेशन। आपको पता है आपको पार्टिसिपेशन किस तरीके से रखना है। बेसिकली यहाँ पर 10 क्वेश्चंस का सेट होगा जिसका सोर्स आपका द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर आपके करंट अफेयर के सोर्सेज हैं। और जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करना है और फिर वापस आके अपना आंसर चेक करके बाय द एंड ऑफ द वीडियो अपना फाइनल स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। Dissolved oxygen is a measure of amount of free oxygen available in the river system. Presence of organic and inorganic waste in the water increases the dissolved oxygen content of the water. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement. And let's see what is the answer. So answer here is A only, which means आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। So आपने ये आर्टिकल देखा होगा द हिंदू में जहाँ पे आपका एक टैंक के बारे में बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें डिप आया था, जिस वजह से आपका वहाँ पे जो मरीन लाइफ है उसको किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका जो इतना भी आपका फ्री ऑक्सीजन होता है एक रिवर सिस्टम में उसका ही मेजर होता है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका इंक्रीज़ नहीं आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपका डिक्रीज़ होता है। जो जब भी आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट आपका अगर बढ़ेगा आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है कि आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इन द सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेज द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर। नंबर ऑफ फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सरफेस सर्विलेंस हो गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हो गया, O2 कंजप्शन बाय ऑर्गेनिज्म हो गया। ये सब आपका क्या करते हैं, ये सब आपके जो जितना भी आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वाटर में उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। फिर आपका यहाँ पे है कि क्वालिटी ऑफ वाटर आपकी इंक्रीज़ होती है, जितना आपका इंक्रीज़ होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल में और उतना ही ज़्यादा आपका मेरीन लाइफ को भी ये सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। IAEA set up as the world's Atoms for Peace organization in 1957 within the United Nations family. Reports to only United Nations General Assembly. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement. इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है इसका बी ओनली, विच मीन्स आपका सिर्फ यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ना। आपका बी ओनली है क्योंकि आपका सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आपने द हिंदू में ये आर्टिकल देखा होगा, फिर से यहाँ पे आपका ईरान से रिलेटेड कुछ बातें करी गई हैं। हमारे लिए फिर जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। IAEA जो है इसको आपका एटम्स फॉर पीस भी ऑर्गेनाइजेशन की उससे भी कंसिडर किया जाता है। 1957 में बना था ये। दूसरा गलत इसलिए है कि सिर्फ ये जनरल असेंबली को ही रिपोर्ट नहीं करती है, ये सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करती है। इसके बारे में ही दोबारा से देख लेते हैं। ये बेसिकली जो आपका सेटअप, इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। ये दोनों आपका जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट करती है। काम क्या है इसका, जितने भी इनके मेंबर स्टेट हैं और उनमें ये जो भी आपका सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का किस तरीके से करेंगे उसको प्रमोट करेंगे। और बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के न्यूक्लियर एनर्जी के आर पार के रिवॉल्व कर रहा है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स रिवॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कितने हैं इसमें, 22 मेंबर स्टेट्स हैं इसके पास, जो कि आपके जनरल कॉन्फ्रेंस से अपॉइंट करती है 2 साल के टर्म के लिए। एटलीस्ट 10 मेंबर स्टेट नॉमिनेटेड बाय ऑनगोइंग बोर्ड, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हर बोर्ड मेंबर के पास एक वोट होता है। फंक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें एक मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये आपके एक IAEA स्टैंडर्ड्स को रिस्पॉन्सिबल है कि फिर ये पॉलिसी मेकिंग का भी काम करते हैं। और यहाँ पे इनके और प्रोग्राम्स हैं, आप वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर थेरेपी से रिलेटेड प्रोग्राम है, ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम है, वाटर अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम है। इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं, अगर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो एक बार के लिए हम आइडिया ना लगा पाएँ क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेट करता है, बट स्टिल इन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट। वन नेशन वन राशन कार्ड इज अ नेशनल राशन कार्ड दैट विल इनेबल माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज to access the public distribution system benefits from any fair price shops across the country. The beneficiaries will be identified through biometric authentication on the electronic point of sale devices. And your options are A only, B only, both are none. So you have to find the correct statement.
लेट्स सी व्हाट इज आंसर। आंसर इज बोथ, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ये देखा होगा आपने, टू इंश्योर दैट नो माइग्रेंट वर्कर्स गोज हंग्री, सुप्रीम कोर्ट ने आपके एक इंस्ट्रक्ट किया है, एक अपना वर्डिक्ट दिया है गवर्नमेंट के उसमें कि आपको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी ध्यान रखना है। सो पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये एक तरीके का राशन कार्ड है, राशन कार्ड, क्योंकि आपके माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपका काम से रिलेटेड जाते हैं। सो यहाँ पे जो उनके राशन कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इशू आपके यहाँ पे राइज होते हैं। सो यहाँ पे वो जितने भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उससे आपका राशन अपने कंडक्ट ले सकते हैं इस कार्ड के थ्रू। बेनिफिशरीज़ के आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के थ्रू होगा। और इसमें देख लेते हैं आपके जो एग्जिस्टिंग राशन कार्ड्स होंगे वो भी आपके फिर वन राशन कार्ड में आपके टर्न कर दिए जाएंगे। आपके जो बेनिफिशरीज़ हैं वो NFSA के अंदर रजिस्टर्ड यहाँ पे होंगे। यहाँ पे आपका इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर किसी बेनिफिशरी के पास आपका वन नेशन वन राशन कार्ड है आपका, तो अगर वो आपका एक स्टेट से एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन भी जाते हैं स्टिल उनको बेनिफिट मिल सकता है। और ये जो आपका पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगा जिसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन होगा, ये आपके फेयर प्राइस शॉप में आपके इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अंदर ही आपको एक IMPDS पोर्टल भी देखने को मिलता है जो कि टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए। अन्नावर्तन पोर्टल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इससे भी से रिलेट करता है। सो यहाँ पे ये इसके बारे में कहा गया है। कुछ स्टेट्स हैं एज जून 2021, मतलब जून 2021 तक आपके सिर्फ 4 ऐसे स्टेट और यूटीज़ हैं जिसमें आपका असम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, जिन्होंने अभी तक आपका वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के आपने उसमें आगे नहीं लेके आए हैं। इसके अलावा बाकी सब स्टेट्स और यूटीज़ ने इसे अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर ऑफ द इंडिया? सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, उषा मेहता, नन ऑफ द अबव। तो कौन पहली वुमेन लेजिस्लेचर थी आपकी इंडिया की? आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपकी जो मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी वो आपकी पहली वुमेन लेजिस्लेचर थी और वो आपकी मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनी थी। सो इसीलिए आपका ये आपका आंसर था जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं था। बाद में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था आपका सॉल्ट सत्याग्रह के रिस्पेक्ट में। सो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पहली वुमेन लेजिस्लेचर थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी हैज इज बीन कंसिडर्ड अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, नन ऑफ द अबव। किस में कंसिडर किया जाएगा इसे? सो इसका आंसर होगा आपका सी, आर्टिकल 21। सो बेसिकली जो आपका राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी है, एज इसे आपका राइट टू लाइफ के अंडर कंसिडर किया गया है कि यहाँ पे आपको फ्रीडम है टू मेक अबाउट वंस बॉडी एंड दिस इंक्लूड रिफ्यूजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन ऑफ एनी काइंड। सो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलता है कि रिफ्यूजल भी इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, बॉडीली इंटीग्रिटी, ये सब आपके राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। सो ये ज़्यादा टफ नहीं था। Next question, which among of the following is slash are correct? Agni-P missile is a new generation nuclear capable ballistic missile. It is canistrized missile with range capability between 1000 and 2000 km. So you have to find the correct statement. Your options are A only, B only, both are none. Let's see what is the answer. So answer here is both, which means आपके दोनों statement सही हैं। सो आपका जो अग्नि-P मिसाइल है ये नई जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल ठीक। इट इज़ अ कैनिस्ट्राइड मिसाइल विद रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 to 2000 किलोमीटर। देखिए ये जो रेंज होती है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसी में आपका ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये बिल्कुल ठीक है, आपका 1000 to 2000 किलोमीटर होगा। कैनिस्ट्राइड मिसाइल होते हैं जो आपका डुअल यूज़ होता है, लाइक आपके कोल्ड लॉन्च और हॉट लॉन्च दोनों में काम आते हैं। यहाँ पे इसी के बारे में बता रखा है कि आपका DRDO ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इसकी आपकी रेंज इतनी है, शॉर्ट एंड लाइट है इन कंपैरिजन टू अदर मिसाइल्स, ओके। और ये आपके जो मेन स्टे ऑफ न्यूक्लियर इंडिया न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी का एक पार्ट है, अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल जिसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? Chief Legal Advisor and its primary lawyer in the Supreme Court of India. He is a part of Union Executive. He is appointed by President of India. Holds office for a period of 5 years. अटॉर्नी जनरल बहुत बार डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही। सो आई गेस इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं करने में। तो इसका आंसर होगा आपका डी, बहुत ईजी था क्योंकि आपका इनकरेक्ट पूछा था पहला ये, दूसरा
फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये चीफ लीगल एडवाइज़र होता है और प्राइमरी लॉयर भी होगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल ठीक है। होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये आपके प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस को होल्ड करते हैं। सो यहीं पे आपको बता रखा है कि आर्टिकल 76(1) में आपका अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट बता रखा है। एलिजिबिलिटी बता रखी है यहाँ पे कि मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया, ईदर कंप्लीटेड 5 years इन हाई कोर्ट और 10 years एज अ जज इन हाई कोर्ट, ओके। और यहाँ पे 10 years एज अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट और 5 years एज अ जज इन हाई कोर्ट हो सकता है। एमिनेंट जुरिस्डिक्शन इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे फिर अटॉर्नी जनरल के आपके फंक्शंस बता रखे हैं कि एडवाइस देंगे ये गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स एज वेल एज राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल को भी ये पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बैठ सकता है, बट उनको वोटिंग का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर यहाँ पे अगर भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस होता है तो जो कोर्ट्स में जो अपीयरेंस होगी गवर्नमेंट के बिहाफ में अटॉर्नी जनरल की होगी, ओके। ही ऑल्सो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आर्टिकल 143 में क्या बोला गया है, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया है। सो आप बताएंगे कि आर्टिकल 143 में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, क्यों यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की प्रेजेंस देखने को मिल रही है। बाकी आप ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इज असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ही कैन नॉट डिफेंड और एक्यूज द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड एक्सेप्ट द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आपका किसी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कोहेजन एंड प्रोजेक्ट प्रिज्म आर रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट, ट्रैफिकिंग इन केमिकल्स, चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन, नन ऑफ द अबव। सो आपको बताना है ये किससे रिलेट करता है, प्रोजेक्ट कोहेजन एंड प्रोजेक्ट प्रिज्म। So let's see what is the answer. So answer here is B, which means आपका ट्रैफिकिंग इन केमिकल से रिलेट करता है। बेसिकली आपका 2006 का ये प्रोजेक्ट कोहेजन है और 2003 का आपका प्रोजेक्ट प्रिज्म है, जहाँ पे आपके ट्रैफिकिंग इन केमिकल्स यूज्ड इन एलिक मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, स्पेसिफिकली कोकेन, हीरोइन। सो कोकेन हीरोइन वाला आपका प्रोजेक्ट कोहेजन है एंड एफेमिस्टिक टाइप स्टिमुलेंट्स एंड अदर सिंथेटिक का आपका प्रोजेक्ट प्रिज्म है। इंपॉर्टेंट इतना हो जाता है कि दोनों किससे रिलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम इनके नाम से जाएँ तो आपको दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं लगेगा कि या फिर ड्रग से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहीतान डैम विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली लोकेटेड इन। आपको बताना है कहाँ है ये, USA, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान। सो आपका न्यूज़ का पार्ट था ये, आपने सुना होगा। तो फिर मैंने पहले भी बताया कि ऐसा सारे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं कि आपको पूछेंगे कि पहीतान डैम कहाँ है, बट आपको अगर पता है तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प होता है, और क्योंकि न्यूज़ का पार्ट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर होगा इसका बी, विच मीन्स आपका चाइना में है। सो ये आपका वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, यांगजी की ट्रिब्यूटरी में आपका ये बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाखी टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, तमिलनाडु। आपको बताना है कहाँ है ये। सो इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स अरुणाचल प्रदेश। बहुत ईजी था, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से हम कवर करते हैं, सो फिर आपका उसमें ये भी हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, जैसे पार्टिसिपेट किया होगा। थैंक यू सो मच।